गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। बेटा हमने अपना जो थर्ड चैप्टर था टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और इसकी राइटर है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक गर्ल है। देखिए इसका पहले जो है आपको डिस्क्रिप्शन कुछ दिया हुआ है वो रीड करते हैं। यस, इसमें पहले बताया गया है आपका एनालिज मैरी एन फ्रैंक 12th जून 1929 फरवरी मार्च 1945। यहाँ पर बताया गया है वो एक एनालिसिस मैरी एन फ्रैंक जो है वो एक जर्मन लड़की थी और 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 ये डेट आपको यहाँ पर दी गई है। 29 से 1945 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सी वाज ए जर्मन गर्ल, वो एक जर्मन गर्ल थी। बोर्न जीविस वाज ए जर्मन, वो एक जर्मन थी। एंड बोर्न जीविस गर्ल हु रोट while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। यहाँ पर बताया गया है वो एक यहूदी गर्ल थी, जीविस गर्ल थी, जिसने ये डायरी राइट की थी और उसने ये डायरी हु रोट उसने ये डायरी राइट की वाइल इन हाइडिंग, जब वो छुपे हुए थे, विद हर फैमिली अपने परिवार के साथ, एंड फोर फ्रेंड्स और चार मित्रों के साथ, इन एमस्टर्डम नामक स्थान पर, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मनियों के शासनकाल के दौरान, ऑफ द नीदरलैंड में जर्मन लोगों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। उस दौरान वो कहीं छिप कर रह रहे थे और समय था सेकेंड वर्ल्ड वार का। उस समय जो एन फ्रैंक है उसने ये डायरी राइट की थी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, उसकी जो फैमिली है वो एम्स्टर्डम मूव कर गई थी, चली गई थी। आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर इन जर्मनी, उस समय जब जर्मनी ने नाजी में अपनी पावर गेन कर ली थी, सत्ता प्राप्त कर ली थी। नाजी जो पार्टी है वो सत्ता में आ गई थी जर्मनी में। उस समय उसकी जो फैमिली है वो एम्स्टर्डम की तरफ मूव कर गई थी, लेकिन बाद में जो नाजी हैं उन्होंने एम्स्टर्डम पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वे फंस गए थे। वहन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन जब नाजी लोगों ने अपना जो सत्ता है वो नीदरलैंड में भी स्थापित कर लिया तो उस समय वो फंस गए थे और उन्हें छिप कर रहना पड़ा था। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जीवीज पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे परसिक्यूशंस मीन्स अत्याचार बढ़ते गए यहूदी लोगों के विरुद्ध, जो जर्मन थे उनके, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, उनके जो परिवार है वो छुपने के लिए 1942 में इन हिडन रूम्स, कुछ हिडन रूम्स में चला गया। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उसके पिताजी के ओटो फ्रैंक ऑफिस जो था उसकी बिल्डिंग में उनकी जो फैमिली थी वो छुपने के लिए चली गई थी, क्योंकि उस समय जो नाजी लोग थे वो यहूदियों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे, इसलिए इनकी फैमिली को जो है और इसके फोर फ्रेंड्स को छुप कर रहना पड़ा था। आफ्टर 2 years, 2 सालों के बाद, इन हाइडिंग, छुपने उन्हें छुपे हुए 2 साल हो गए थे। उसी दौरान द ग्रुप वाज बीट्रेड, उनका जो ग्रुप था उन्होंने धोखा दे दिया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, और उन्हें भेज दिया गया कंसंट्रेशन कैंप्स में। सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस, वहाँ पर जो एन थी उसकी मृत्यु जो है वो टाइफाइड से हो गई थी। इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज, कुछ ही समय पश्चात, ऑफ हर सिस्टर, उसकी बहन की, मार्गोट फ्रैंक, जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक था, वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। हर फादर ओटो, उसकी जो
फादर थे ओटो, द ओनली सर्वाइवर, वही बचे थे ऑफ द ग्रुप, उस संपूर्ण ग्रुप में से। जो हिडन ग्रुप था उसमें से केवल उनके फादर ही बचे थे। ये क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि जो जर्मन लोग थे वो यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए ये छुपे हुए थे। और जब उन्हें जब उनके किसी साथी ने बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, तो इन्हें बाहर लेकर आया गया सर्वाइवल कैंप्स में। और जहाँ फ्रैंक की और उसकी सिस्टर की डेथ हो गई, उनके केवल उनके पिता ही ऐसे थे जिनकी उस ग्रुप में से केवल जो है, ये कहते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो बचे थे, उनके फादर ही सरवाइव कर पाए थे। आगे देखिए, इसमें दिया है हिज फादर इज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में बचने वाले केवल उनके पिता ही थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जो वापस पहुंचे एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वर्ल्ड वार एंडेड, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके पश्चात उसके पिता ही केवल अकेले व्यक्ति थे जो वापस एम्स्टर्डम पहुंच गए थे टू फाइंड दैट, और उन्होंने पाया कि हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी डायरी बची हुई थी। किसकी? एन की। कन्विंस्ड कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, विश्वास दिलाने के लिए ये एक बहुत ही अद्वितीय रिकॉर्ड था जो कि उसे उन्हें मिल गया था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, वो उन्होंने तुरंत इसे पब्लिश करवाना चाहा इन इंग्लिश में, अंडर द नेम, ये नेम डालकर, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये टाइटल देते हुए उन्होंने इसे पब्लिश करवाना चाहा। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक ऑफ हर 13th बर्थडे, और ये जो डायरी थी वो उसे उसके 13वें जन्मदिन पर एज ए गिफ्ट दी गई थी। एंड क्रॉनिकल chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। यहाँ पर बताया गया है उसने जो अपने इवेंट्स थे, लाइफ के इवेंट्स, वो 12 जून 1942 से उसने एंट्री करनी शुरू की थी और 1 अगस्त 1944 तक उसकी एंट्रीज थी उसमें। आई वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेज, और कहता है कि बाद में धीरे धीरे जो डायरी है उसे ओरिजिनल डच भाषा में और दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट कर दिया गया एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये जो उसकी डायरी थी वो संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बुक के रूप में जो है जानी जाती है। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारी फिल्म्स भी बनी, टेलीविजन एंड थेरेटिकल प्रोडक्शंस भी इस पर बने, नाटकीय प्रोग्राम भी इस पर बने, एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी बना बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर बेस्ड है। अर्थात इस पर जो कुछ भी कहानी बनाई गई थी लाइफ की, वो फिल्म के रूप में, टेलीविजन के रूप में, टीवी सीरियल्स के रूप में दर्शाई गई। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, और उसकी जो वर्क को जो है एक मैच्योर और परिपक्व बच्चे के अंतर्द्वंदी या आंतरिक दिमाग की उपज के रूप में दर्शाया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ, और जो उसकी डायरी थी उसने दर्शाया इंटीमेट एग्जामिनेशन, अंततः अंतिम परीक्षा ऑफ डेली लाइफ, प्रतिदिन के जीवन की, अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, नाजियों की सत्ता के दौरान, नाजियों की सत्ता के दौरान जीवन की अंतिम एग्जामिनेशन को उसने दर्शाया था। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड, एन फ्रैंक अब बन गई थी बहुत ही जानी मानी एंड डिस्कस्ड, जिसके बारे में बहुत ही चर्चा की जाए, ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम, उस समय पीड़ित सबसे विक्टिम मीन्स पीड़ित, सबसे अधिक जानी मानी पीड़ित लड़की के रूप में। इट मीन्स उसकी डायरी में उसने जो कुछ डिस्क्राइब किया उसको लोगों के द्वारा बहुत अधिक पढ़ा गया और वो एक बहुत ही नॉन गर्ल के रूप में जाने लगी। तो यहाँ तो ये इसकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आगे देखिए, डू यू कीप ए डायरी, गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी, ये आपकी एक एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए, अपना जो चैप्टर वो स्टार्ट होता है यहाँ से, पेज नंबर 50 से। यस, देखिए, राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक जो है वो राइटर है इसकी,
वो स्टार्टिंग में राइट कर रही है अपनी डायरी में, राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में राइट करना इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक बड़ा ही अजीब अनुभव है फॉर समवन, किसी के लिए भी, लाइक मी, मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, गर्ल के लिए राइटिंग करना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, वो कहती है ना केवल इसलिए कि बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं लिखा, एनीथिंग कुछ भी, बिफोर इससे पहले मैंने कभी कुछ भी डायरी राइटिंग वगैरह का काम नहीं किया, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the amusing of 13 years old school girl, वो कहती है केवल इसलिए मुझे अजीब नहीं लग रही कि मैंने इससे पहले नहीं लिखा, बट ऑल्सो लेकिन इसलिए भी लग रही है बिकॉज क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, दैट कि लेटर बाद में, लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई ना तो मैं, नोर एनीवन एल्स और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इसमें रुचि लेगा, इन द अम्यूजिंग इस इन कहानियों में, ऑफ द 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल, जो कि एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची के द्वारा लिखी गई है। वो कह रही है कि इसलिए मुझे ये अजीब लग रहा है क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा इसमें। वो कहती है कि बड़ी होकर मैं खुद भी, ना तो मैं स्वयं और ना ही कोई दूसरा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा जो कुछ मैं राइट करूँगी। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, आगे वो कहती है अच्छा, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और वो कहती है आई हैव एन इवन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता भी है, किसकी, डायरी राइट करने की, क्यों है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, क्योंकि सभी प्रकार की जो बातें मेरे अंदर हैं उनको ऑफ, इट मीन्स बाहर निकालने के लिए, माई चेस्ट, मेरी चेस्ट से, वो कहती है कि अगर मैं राइट करूँगी तो वो बातें मेरे अंदर से बाहर निकल कर आ जाएंगी, इसलिए मैं राइट करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि मेरे अंदर की बातें जो है वो मैं बोलकर किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन लिखने के माध्यम से वो बाहर आ जाएंगी। आगे वो कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर होता है उसमें अधिक धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। ये हम जानते भी हैं कि पेपर पर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं लेकिन वो कभी भी हमसे फाइट नहीं कर सकता, या हम ये कहते हैं कि वो कभी भी अधीर नहीं होता, लेकिन जो अगर हम कोई भी बात किसी पर्सन से कह देते हैं तो वो जो है उसमें पेशेंस नहीं रहता, वो इम्पेशेंट हो जाता है। यस, तो ये ट्रू है। वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, जो पेपर है उसमें अधिक धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। इससे आगे वो कहती है आई थॉट ऑफ दिस, मैंने इसके बारे में सोचा था, सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, वैन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं कुछ निराश महसूस कर रही थी। वो कहती है कि मैंने डायरी राइटिंग के बारे में तब सोचा था जब काफ़ी दिनों पहले मैं कुछ निराश महसूस कर रही थी, एंड वॉज सीटिंग, और बैठी हुई थी, एट होम, घर पर, विद माई चिन, अपनी ठोडी को अपने हाथों में, इन माई हैंड्स लिए, अपने हाथों में लिए, अपनी, इट मीन्स लाइक जैसे कि हमने अपने हैंड्स अपनी चिन पे पुट कर रखे हैं, तो इस तरह मैं बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल बोर होती हुई, लिस्टलेस बेचैन सी, वॉन्डरिंग, घूमते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अंदर की तरफ आते हुए और बाहर की तरफ जाते हुए। जब एक दिन मैं बिल्कुल बेचैन सी बैठी थी तो उस समय मैंने ये थिंक किया था, आई फाइनली स्टेड वेयर आई फाइनली स्टेड, मैं रुकी, वेयर आई वाज, जहाँ पर मैं थी, ब्रूडिंग, इट मीन्स बैठी हुई, यस। और फिर मैंने सोचा पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में अधिक धैर्य होता है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी। आगे वो कहती है
आई एम प्लानिंग, अब मैं योजना बना रही थी, लेट एनीवन एल्स रीड, कि किसी को भी पढ़ने दिया जाए, दिस स्टीफ्ड बैक, मोटे गत्ते वाली नोटबुक को, ग्रैंडली, जो कि एक बहुत बड़ी बुक थी, रेफर्ड टू, जिसे जाना जाता था एज ए डायरी, डायरी के रूप में। वो कहती है कि फिर मैंने सोचा कि इस डायरी को ना किसी भी व्यक्ति को पढ़ने दिया जाए, जो कि एक मोटे गत्ते की जो एक बुक है, जिसे डायरी के नाम से जाना जाता है, वो कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ सकता है, किसी को भी पढ़ने दिया जाए, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र प्राप्त नहीं होता, इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, तो इसमें शायद कोई अंतर नहीं होगा। वो कहती है कि मैं इसे एज ए फ्रेंड मैं इसके साथ रहूंगी। नोट, आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव फ्रेंड। आगे वो कहती है नोट, आई एम बैक टू द पॉइंट, अब वो कहती है कि मैं अपने पॉइंट में पीछे नहीं जा रही हूँ, मैंने जो कुछ नोट, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं अब सॉरी, अब मैं अपने पीछे की पॉइंट को दोहराते हुए कहती हूँ, दैट प्रोम्प्टेड मी, जिसने मुझे और अधिक प्रोत्साहित किया, टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं था। वो कहती है कि दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण था मेरा डायरी राइटिंग का, वो ये था कि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझे ये बात और स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए, सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, दैट कि ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, क्योंकि उस समय वो कितने ईयर्स की थी, 13 ईयर्स की थी। हाउ ओल्ड वाज सी, या हाउ ओल्ड वाज एन फ्रैंक, 13 ईयर्स ओल्ड। वो कहती है कि क्योंकि उस समय मैं 13 ईयर्स ओल्ड थी, तो किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, इज कम्प्लीटली एलोन, कि वो पूर्ण रूप से अकेली थी, इन द वर्ल्ड, इस संसार में। आगे वो कहती है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि बाद में मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की जो बच्ची है वो कम्प्लीटली पूरे वर्ल्ड में अलोन थी। एंड आई एम नोट, और मैं नहीं थी। आगे वो कहती है कि मैं अकेली भी नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माता पिता थे। एंड 16 ईयर ओल्ड गर्ल, मेरी 16 साल की एक बहन थी। एंड इट मीन्स उससे 3 ईयर्स यंगर ओल्डर थी वो। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स, और लगभग 30 लोग ऐसे थे, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं अपनी मित्र कह सकती थी। वो खुद ही बात स्वीकार करती है। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार भी था। लविंग आंट्स, मेरे प्यारी चाचियां थी। एंड ए गुड होम, मेरा एक बड़ा सा अच्छा सा घर था। नो वन द सरफेस, नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, वो कहती है कि लेकिन वास्तव में देखने पर ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है। आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन टू फ्रेंड, केवल मेरे एक सच्चे मित्र को छोड़कर। वो कहती है कि ऐसा लगता था जैसे सच्चे मित्र को छोड़कर बाकी सब कुछ मेरे पास है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, वो कहती है कि ऑल आई थिंक अबाउट, मैं जो कुछ भी सोचती थी, व्हेन आई एम विद फ्रेंड, कि मैं जब मैं अपने मित्रों के साथ रहूं, इज हैविंग ए गुड टाइम, तो मेरा जो समय है वो बड़ा ही अच्छा व्यतीत हो। वो कहती है कि मैं ये सोचती थी कि जब मैं अपने मित्रों के साथ हूँ तो मेरा टाइम जो है वो बड़ा अच्छे से व्यतीत हो। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने आप को नहीं ला पाती थी टू टॉक अबाउट एनीथिंग, कि उनसे इस स्टेज तक कि उनसे हर बात में एनीथिंग कुछ भी शेयर कर सकूं, बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एल्स, लेकिन मैं उनके साथ केवल सामान्य बातें ही शेयर कर पाती थी। आगे वो कहती है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अराउंड 30 फ्रेंड्स थे, और मेरे अच्छी फैमिली थी, लेकिन वो कहती है कि मेरी ट्रू फ्रेंड नहीं थी। ऐसा कोई भी उनमें से नहीं था कि जिनके साथ मैं अपनी सभी बातें शेयर कर सकूं, मैं उनके साथ केवल अपनी ऑर्डिनरी बातें ही शेयर कर पाती थी। वी डू नॉट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर,
वी डू नॉट सीम्स, हम दिखाई नहीं देते थे, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और अधिक नज़दीक आते हुए। वो कहते हैं कि किसी के साथ मेरा इतना अधिक मित्रवत संबंध नहीं था कि मैं उसके क्लोज या वो मेरे क्लोज हो जाए। वो कहती है एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी समस्या थी। वो कहती है कि ना तो मैं अपनी बहन से शेयर कर सकती थी, ना मैं अपनी माता से, ना पेरेंट्स से। वो कहती है कि यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं उनके अधिक क्लोजर नहीं जा पा रही थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, दैट वी डू नॉट कन्फाइड ईच अदर, कि हम एक दूसरे को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और यही में वो कहती है कि यही कारण था, यही सबसे बड़ी समस्या थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश वो बदलने के लिए तैयार नहीं थे या विश्वास में लेने के लिए तैयार नहीं थे। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड ए डायरी, यही कारण था कि मुझे डायरी राइट करना स्टार्ट करना पड़ा। वो कहती कि दुर्भाग्यवश वो विश्वास में लेने और देने के लिए तैयार नहीं थे, और यही कारण है कि मुझे डायरी लिखना स्टार्ट करना पड़ा। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, बढ़ाने के लिए, इमेज मीन्स इसकी छवि को, इस इसकी छवि को बढ़ाने के लिए, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इस लंबा इंतजार करने वाली मित्र का, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में, आई डू नॉट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स, मैं नहीं चाहती थी कि मैं जोट डाउन द फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स राइट करूं, इन दिस डायरी, अपनी डायरी में, द वे मोस्ट ऑफ द पीपल वुड डू, जैसा कि लोग प्राय करते हैं। बट आई वांट टू राइट टू बी माई फ्रेंड, लेकिन आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, क्योंकि मैं जो डायरी है उसके साथ एज ए फ्रेंड रहना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को किटी के नाम से पुकारना चाहती थी, या मैंने इसको किटी नाम दिया। आगे वो कह यस, यहाँ तक उसने डिस्क्राइब किया है कि मेरी जो फ्रेंड है, मेरे ट्रू फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत से थे, बट किसी के साथ मेरा ट्रू अटैचमेंट नहीं था। मैं उनके साथ अपनी सिर्फ ऑर्डिनरी बातें शेयर कर पाती थी, बट एज ए फ्रेंड मैं उनके साथ अपनी सभी बातें शेयर नहीं कर पाती थी। इसीलिए मैंने जो डायरी राइटिंग का डिसीजन लिया, और मैंने अपनी जो डायरी है उसका नाम किटी रखा। वो कहती है कि लोग प्राय फैक्ट्स शेयर करते हैं अपनी डायरीज में, तथ्यों का वर्णन करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं फैक्ट्स शेयर करना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मेरी डायरी है वो एज ए फ्रेंड है, इसलिए मैं अपना रियल लाइफ का डिस्क्रिप्शन जो है इसमें बताऊंगी। तो आज बेटा यहीं तक करेंगे, इसमें जो कुछ बताया गया उसको करने की कोशिश करना, और शॉर्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। जैसे इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आए, व्हाट वाज द, हाउ ओल्ड वाज एन फ्रैंक एंड हिज सिस्टर, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत से बनते हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं। और अब आज यहीं तक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।